नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स। आज से सेशन 2025 से 26 का शुरुआत हो चुका है। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल्स, पूरा डीप, पूरा न्यूमेरिकल्स के साथ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो साथ ही साथ आपसे ये कहेंगे कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी हम लोग से जुड़ सकें। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का पहले पढ़ने वाले हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे है पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बिजली गति विज्ञान। क्या चीज़? बिजली गति विज्ञान। ठीक है, बिजली गति विज्ञान। तो हमें फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। तो स्थिर वैद्युतिकी देखिए क्या होता है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, यानी स्थिर वैद्युतिकी में चार्ज स्थिर अवस्था में रहेगा, उसी के बारे में अध्ययन करना है। और बिजली गति विज्ञान में चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक में चार्ज एट रेस्ट यानी आवेश की स्थिर अवस्था, आवेश की स्थिर, आवेश क्या रहेगा? स्थिर में रहेगा। और चार्ज एट मोशन, आवेश किस में रहेगा? आवेश गति में। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी हम पढ़ेंगे जिसमें क्या रहेगा? आवेश आपका स्थिर रहेगा। और आवेश स्थिर रहेगा तो इससे आपके दो चैप्टर बनते हैं। सबसे पहला है विद्युत आवेश, पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है विभव, विभवांतर और संधारित्र, और संधारित्र। ठीक है, यानी जो आवेश जो है स्थिर अवस्था में रहता है, इन दो चैप्टरों में आवेश जब स्थिर अवस्था में रहेगा तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज से चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो चैप्टर 1 क्या है आपका? विद्युत आवेश और क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो देखिए, भौतिकी की वह शाखा जहाँ पे हम आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो क्या कहेंगे? भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश, भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश की स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था और उसके कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, यानी कह रहा है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश की स्थिर अवस्था, यानी आवेश क्या होगा? रुका होगा, और
उसके कारण जो भी उत्पन्न प्रभाव होगा उसी का हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं, किसमें, स्थिर वैद्युतिकी में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है विद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि कह रहा है आवेश की स्थिर अवस्था। तो आवेश आखिर होता क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो आवेश देखिए क्या है कि आवेश जो है किसी भी वस्तु का क्या है, मूल गुण धर्म है। यानी किसी हर वस्तु के अंदर आवेश होगा ही, और उस कारण से वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा। यानी कहने का मतलब कि वो एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा या फिर आपका विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। कौन, आपका आवेश। जैसे जब हम लोग स्वेटर खोलते हैं तो हमें एक चट कुछ बजने की आवाज़ सुनाई देती है। वो क्यों, क्योंकि जब हम स्वेटर खोलते हैं तो स्वेटर में घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। चाहे हमने बचपन में बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, हमने बचपन में एग्जाम्पल किए हैं क्या, कि पेन को लेके ऐसे बालों में रब करके फिर उसके कागज़ के छोटे टुकड़े पर हम लोग क्या करते थे, टच करते थे, तो क्या हो जाता था, पेन के अंदर वो कागज़ का टुकड़ा सट जाता था। यानी कहने का मतलब वो सटा क्यों, क्योंकि जो पेन है हमने रब करने से पेन क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो पेन के पास क्या आ गया, गुण आ गया कि वो कागज़ को अपने पास, कागज़ को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो आवेश क्या है, किसी भी वस्तु का मूल गुण धर्म है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण धर्म है जिससे वह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसके प्रभावों का अनुभव करता है। यानी क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण धर्म है जिससे वह क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और किसी विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को भी क्या करता है, अनुभव करता है। कौन, आपका विद्युत आवेश। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं पहले तो। तो सबसे पहले देखिए आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आवेश धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है, पहला है आपका धन आवेश, दूसरा है आपका ऋण आवेश। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, जब भी मान लीजिए ये मैं एक धन आवेशित वस्तु ले रहा हूँ और इसके पास एक और मैं क्या लेके आ रहा हूँ, धन आवेशित वस्तु लेके आ रहा हूँ, तो इनके बीच में सदैव क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी इस दोनों चीज वस्तुओं को मैं जब पास में ले आया हूँ तो इन दोनों के ऊपर क्या है, आपका धन आवेश है, और जब भी धन आवेश रहेगा, दोनों वस्तुओं के ऊपर क्या रहेगा, धन आवेश रहेगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चाहे दोनों पे माइनस रहे, ठीक है, तब भी ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। यानी ये दोनों क्या कहलाएंगे, सजातीय आवेश कहलाएंगे। यानी ये क्या है, आपके सजातीय आवेश। तो जब भी हम क्या लेंगे, सजातीय आवेश, यानी सेम जात वाले लोग लेंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे एक समझिएगा, एक लड़का और
एक और लड़के के बीच में कभी भी आकर्षण नहीं होता है, लेकिन एक लड़का और एक लड़की के बीच में आकर्षण होता है। और ऐसे भी तो प्लस प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों क्या हैं, सेम जात वाले हैं। तो सेम जातों वालों में कभी भी आकर्षण नहीं होगा, उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर हम विजातीय लेते हैं, विजातीय आवेश लेते हैं, ठीक है, यानी विजातीय आवेश मतलब कि एक आपका धन लेते हैं और एक आपका ऋण आवेशित वस्तु लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग जात वाले लोग हैं, और अलग जात के बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो सजातीय आवेश मतलब सेम जात वाले आवेश, उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत आवेश यानी विपरीत जात वाले लोग, विजातीय आवेश, तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। आवेश का मात्रक हम निकालते हैं, आवेश का मात्रक। तो देखिए क्लास 10वीं में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर में आवेश बटा में क्या होता है, समय होता है, हमने पढ़ा था। अब यहाँ से आवेश निकालते हैं, देखिए आवेश बराबर में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा और गुना में समय। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, यानी एम्पियर गुने में सेकंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर गुने सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम कहते हैं। तो आवेश का मात्रक हमें क्या मिल गया, आवेश का मात्रक जो है हमें क्या मिल गया, कूलाम मिल गया। ठीक है, ये अब हम निकालते हैं आवेश की विमा। तो आवेश की विमा देखिए कैसे निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला लेते हैं, आवेश इजकल टू में, यानी आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, तो क्यू इजकल टू में आई गुने में टी। आई मतलब हो गया विद्युत धारा और टी मतलब हो गया आपका समय। तो विद्युत धारा का देखिए विमा क्या होता है, कैपिटल ए होता है, और गुना में समय का क्या होता है, टी होता है। इन दोनों को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट में आपका ए टी आ जाएगा, यानी आवेश का बीमा हमारे पास क्या आ गया, ए टी आ गया। तो क्यू यानी आवेश का बीमा ए टी, और आवेश का मात्रा क्या आ गया हमारे पास, कूलाम आ गया। ठीक है, अब एक इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटा दे। अब देखिए अगला हेडिंग जो है वो क्या है, आवेश की संकल्पना, यानी आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है, संकल्पना, आवेश की संकल्पना। ठीक है, आवेश की संकल्पना, ये हमारे पास क्या है, हेडिंग है। तो इसको आवेश की संकल्पना समझने के लिए हम दो लोग लेंगे, एक हम इधर ले रहे हैं सोडियम ले रहे हैं, और एक इधर हम क्लोरीन ले रहे हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या हमें देखिए क्या पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या जेड जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 11 होते हैं, और प्रोटॉन भी क्या होता है, 11 होता है। और इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है, 2,8,1 यही होता है। अब ये सोडियम अपने क्या चाहता है कि मैं अपना अष्टक पूरा करूं, तो अष्टक कब पूरा होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूप में 2-8-8 के रूप में रहे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 2-8-1 है। अब इसको अपना सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को या तो दान कर दे, या नहीं तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करना इसके लिए क्या है, आसानी है, और 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देना क्या है, आसान काम है, और 7 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेना ये इसके लिए क्या है, मुश्किल काम है। तो ये करेगा क्या, अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा,
एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, किसी को दे दिया। अब यहाँ पे Z तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया था, पहले 11 था, अब कितना हो गया 10। प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 8 8 के रूप में आ गया है, तो यानी क्या हो गया है, इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया। कहने का मतलब है कि अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना है 10, प्रोटॉन क्या है 11। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, तो कितना ज़्यादा है, प्रोटॉन एक ज़्यादा है, तो इसके ऊपर एक प्लस का आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए क्लोरीन की देखते हैं, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, प्रोटॉन होते हैं 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 2, 8, 7। ठीक है, अब देखिए इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करना है, तो इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे, और नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर सपोज कीजिए ले लेता है, तो क्या हो जाएगा, अब Cl, Z तो उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन देखिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो पहले 17 था, अब कितना हो गया 18। प्रोटॉन उतना ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं ले रहा है 17, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा इस बार 2, 8, 8। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 18, तो यानी इलेक्ट्रॉन ना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आपका एक ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और इस वाले में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब भी याद रखिए ऐसे लिखेंगे कि आवेश की संकल्पना आवेश की जो संकल्पना है वो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी से और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। ठीक है, प्रोटॉन तो भाग ले नहीं रहा है, प्रोटॉन तो जितना है उतना ही है, प्रोटॉन जितना है उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 11 था, अब कितना हो गया 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17 था, अब कितना हो गया 18। यानी प्रोटॉन तो सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो रहा है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा वहाँ पे धन आवेश, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो आवेश की संकल्पना हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं, प्रोटॉन के आधार पर नहीं देते हैं। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धन आवेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आवेश की जो संकल्पना है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटॉन तो हर केस में क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन ही क्या है, कम ज़्यादा हो रहा है। पहले 11 अब 10, फिर यहाँ पे 17 तो यहाँ पे 18, यानी इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वो आपका क्या हो जाएगा, धन आवेश, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा वो आपका हो जाएगा ऋण आवेश। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी उठता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर क्यों दी जाती है, आखिर इलेक्ट्रॉन की आधार पर ही आवेश की संकल्पना क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है। तो इसका भी दो कारण है। पहला, जो प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, इस क्वेश्चन का जवाब है कि जो प्रोटॉन होता है ना, यानी जो प्रोटॉन होता है उसमें पहला कारण तो क्या है, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय बल होता है। क्या होता है, नाभिकीय बल। और ये जो नाभिकीय बल है ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा अधिक पावरफुल बल है। यानी प्रोटॉनों के बीच में कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल होता है।
और दूसरा जो कारण है ना, वो मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। तो आज बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे। बस आप लोग का एक ही काम है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो जो चीज़ें बताई जा रही है उसको नोट करते रहिए, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।